से आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता। त्रिभुज कब सर्वांगक्षम होते हैं। इससे पहले मेरा एक आग्रह होगा कि अगर आप लगातार मेरे वीडियोज जो भी लोड हो रहे हैं उनको अगर देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसमें एक बेल आइकन आता है, इसको अगर आप दबा लीजिएगा तो जो कुछ भी अगर हम लोड करेंगे वो क्या होगा, आपको मिलता रहेगा। तो आइए, आज जो हमारा ये टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता। तो सर्वांगक्षमता को थोड़ा सा क्या करें, हम लोग डिफाइन करें। सर्वांगक्षम किसको कहेंगे, कैसे समझेंगे कि सर्वांगक्षम है क्या। देखिए, इसके शब्दों में आ जाइए। सर्वांग सम। सर्वांग का मतलब क्या होता है, सभी अंग। सर्वांग का मतलब सभी अंग से, और सम का मतलब बराबर होता है। अगर कोई त्रिभुज, चूंकि हम यहाँ जो भी मेरा टॉपिक है वो क्या है, त्रिभुज से रिलेटेड है, तो हम त्रिभुजों की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई दो व्यक्ति भी हूबहू अगर एक बिल्कुल एक जैसा है तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। लेकिन हमारा यहाँ मुद्दा क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे, जब अगर दो त्रिभुज या दो से अधिक त्रिभुज की भी बात करें, लेकिन फाइनली हम लोग दो की तुलना करते हैं। अगर कोई दो त्रिभुजों में अगर उसके सारे अंग अगर सम हो गए तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। इसके 3 या 4 जनरली कंडीशन है, इसके बाद हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। बहुत इजी चीज है। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होगा सर्वांग समता की जो पहली कसौटी है वो क्या है जी, यस यस यस, दैट मीन्स साइड साइड और ये साइड। इसको हम लोग हिंदी में जनरली क्या कहते हैं, भुजा भुजा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे बस शॉर्ट में रहेगा भू भू भू, यानी भुजा 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 कसौटी है। होगा क्या, इसका थ्योरम आपको किस रूप से लिखा रहेगा। तो थ्योरम के फेरा में नहीं पढ़ते हैं, चूंकि हम समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरम लिखेंगे तो और समय ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर किसी एक त्रिभुज का, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज यहां हो गया, फिर एक त्रिभुज आपका यहां हो गया, इसको आप ABC कह लें, इसको आप DAF कह सकते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में संगत सभी भुजाएं अगर एक दूसरे से बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। संगत भुजाओं का मतलब क्या होता है, ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, संगत अगर ये AB है तो इधर भी इस तरह का भुजा है जिसको हम क्या कहेंगे, DE कहेंगे। तो ये संगत भुजा हो गया। ऐसा नहीं कि इसका ये कोई और नहीं। संगत का मतलब होता है उससे रिलेटेड जो अगर इस त्रिभुज में ये भुजा तो इस त्रिभुज का भी ये भुजा। जैसे हम देखिए यहां देखते हैं, हम लेते हैं इसमें त्रिभुज ABC और कौन सा त्रिभुज है भाई, DEF से। आप देखिए इसमें क्या है, इस त्रिभुज में ABC में आपका AB, तो जाहिर है DEF में आपका कौन, DE बराबर है। आ जाइए दूसरा BC, तो इसका कौन सा हो गया, EF। BC इक्वल्स टू EF, कोई दिक्कत। AC, तो जाहिर है इसका कौन सा, DF, तथा इसका AC, तो इसका क्या हो गया आपका DF। अगर ये त्रिभुज के तीनों भुजाएं जो संगत भुजाएं थी, इसका ये और इसका ये, अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दो त्रिभुज मतलब हूबहू सारा कुछ इसका बराबर है आपस में। अगर ऐसा है तो यह निश्चित है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC। सर्वांगक्षमता का ये चिन्ह होता है जी, ABC सर्वांगक्षम त्रिभुज DEF। किस कसौटी से, भुजा 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 के अभिग्रहित से। आप इसको यस यस ही कह लें, इंग्लिश का जमाना है, थोड़ा सा डरना नहीं होगा इंग्लिश से। तो ये क्या हो गया, साइड साइड साइड। इस
दोनों त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? अब आपस में हम सर्वांगसम। अब देखिए सर्वांगसम हो गया तो एक बच्चा हमसे पूछा था कि सीपीसीटी लिखा हुआ था, तो अब ये अगर सर्वांगसम हो गया तो इसका सब कुछ बराबर हो गया। अभी आप कोण भी कह सकते हैं कि दोनों बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, कुछ भी बचा हुआ नहीं। सिर्फ इस त्रिभुज का जो कुछ भी है वो दूसरे त्रिभुज के हूबहू बराबर है। सर्वांगसम का मतलब ये हो गया। तो चलिए एक हो गया आपका यस एस एस, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसका जो हम बताते हैं होगा यस ए यस। इसमें क्या है सो देखिए, पुनः अगर आपका दो त्रिभुज है, पुनः हम इसको ए बी सी और डी ई एफ अगर मान लेते हैं भुजाएं, तो इस बार यस ए यस है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण और फिर भुजा। कैसे इसको हम समझेंगे? पहले अगर किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज का दो भुजाएं और बीच का एक कोण अगर आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज फिर आपस में क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। बात को समझिए, इस त्रिभुज का इन द गिवन ट्रायंगल, अगर ये दोनों, इस त्रिभुज की अगर ये दोनों भुजा को एक कोण मान लेते हैं, बीच का एक कोण मान लेते हैं, तदनुरूपी मतलब एकदम रेस्पेक्टेड इस, ऐसा नहीं कि फिर ये दो भुजा माने तो इसका कोई और दो भुजा, संलग्न बता रहे हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज का भी यही दोनों भुजा और बीच का एक कोण अगर बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज पुनः क्या हो गया? एक दूसरे का सर्वांगसम हो गया। तो देखिए आते हैं इसमें हो गया आपका पुनः फिर त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। आइए, इसमें हो गया आपका ए बी, इसमें हो गया डी ई, इसमें हो गया आपका फिर सॉरी ये हो गया आपका बीच का एक कोण ले लेते हैं, कोण ए, तो इसका कोण कौन? डी। आपका ये हो गया, फिर AC ले लेते हैं, AC और साइड इसका हो गया DF। अगर ऐसा है, उपयुक्त कथन सत्य है, तो यह निश्चित है कि पुनः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। इस बार किसकी कसौटी थी? साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भू को भू, भू को भू, ठीक है। इस अभिग्रह से क्या हो गया? दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट कसौटी, तीसरा जो हमारा होगा एंगल साइड एंगल। तीसरा जो प्रकार है इसमें भी वही है, देखिए एंगल साइड एंगल। कहने का मतलब हुआ कि एक त्रिभुज की दो त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज जो पहले वाला त्रिभुज होगा उस त्रिभुज की दो कोण, उस त्रिभुज के कितने कोण? दो कोण और कोई उसके बीच का एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के पुनः दो कोण और एक भुजा अगर बराबर हो, तदनुरूपी हो। एक शब्द आप हमेशा इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, तद अनुरूपी। ऐसा नहीं कि इसका कोई भुजा उसका कोई और भुजा, उसी के तदनुरूपी भुजा को हम क्या करेंगे? लेंगे, तो हमारा फिर ये क्या हो जाएगा? कोण भुजा कोण के अभिग्रह से दोनों त्रिभुज फिर से सर्वांगसम हो जाएगा। देख लेते हैं, फिर से हम दोबारा दो त्रिभुज लेते हैं। once again ABC and DEF। नाउ आप जरा सा देखिए, अभी हमने क्या बोला है? दो कोण है, तो एक कोण इसका, तो इसके तदनुरूपी ये कोण इसका, ये कोण इसका, तदनुरूपी ये कोण इसका, और इसके बीच का एक भुजा हम ले लेते हैं। यही हो गया एंगल साइड एंगल। एकदम बहुआ वाला बात है ना जी, एंगल साइड एंगल। यानी किसी त्रिभुज के दो कोण और उसके एक भुजा दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी दो कोण और एक भुजा अगर आपस में बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा।
ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फिर से हम लोग। हम प्रमाण फिर किससे ले रहे हैं? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF से। क्या है देखिए जरा सा, हमने क्या बोला? दो कोण। तो देखिए सबसे पहले कोण, त्रिभुज ABC में कौन सा कोण भाई? B। तो जाहिर है DEF में कौन सा भाई? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एक भुजा बीच में है तो लीजिए इसका BC, तो इसका जाहिर है EF, तथा कोण C, इस त्रिभुज का कोण C, तो जाहिर है दूसरे त्रिभुज का कोण। अगर उपर्युक्त कथन सत्य है तो यह निश्चित है पुनः कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, इसका कसौटी क्या है? एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। एंगल साइड एंगल मतलब भुजा, सॉरी कोण भुजा कोण के अभिग्रह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया भाई? सर्वांगसम हो गया। यहां तक अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो फिर एक और बचा हुआ है, उसको भी हम इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। HS हमारा जो चौथा और आखिरी जो कसौटी है वो क्या है? RHS। दैट मीन्स, अब देखिए थोड़ा सा अलग लग रहा हो कि RHS आ गया, एगो तो पुराना नाम S जना रहा है, ठीक है, S दिख रहा है तो संभव है कि आप मान सकते हैं साइड है भाई। ये RHS क्या आ गया बीच में, देख लेते हैं हम लोग। आप राइट एंगल, दैट मीन्स आप समकोण त्रिभुज का भी नाम जाने होइएगा। आपको जब त्रिभुज बताया गया होगा शुरू में, तो त्रिभुज के प्रकार में आपको बताया गया होगा कि एक समकोण त्रिभुज भी होता है। और जब आप समकोण त्रिभुज को जानते हैं तो उसके कुछ अंग को भी जान लीजिए थोड़ा सा, कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये लंब है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है। इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ये आधार है, इसको बेस कहते हैं। ये क्या हो गया आपका? ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, या इसको लंब L से भी आप सूचित करते हैं। और ये कर्ण है, इसी को हम लोग हाइपोटोनस कहते हैं। कर्ण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाइपोटोनस, ठीक है। और राइट, आप R का भी देख रहे हैं इस्तेमाल, तो ये हो गया समकोण। ये 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बस हो गई बात खत्म। ABC, वंस अगेन DEF, दो त्रिभुज है हमारे पास फिर से। लेकिन इस बार कैसा त्रिभुज है भाई? इस बार जो त्रिभुज हमारा है वो समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज का कौन सा प्रकार है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज जब हम लेते हैं, इसमें क्या होता है? समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण कितना का हो? एक समकोण का, दैट मीन्स 90 डिग्री हो उसका। अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो गया तो वो कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए, दो कोण तो 90 हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो जाहिर है अगर एक कोण अगर 90 हो गया तो बाकी और जो दो कोण होंगे 90 से कम होंगे, दोनों मिलाकर के ही 90 होंगे। तो आ जाइए, इस समकोण त्रिभुज में हमको क्या साबित करना है? RHS राइट एंगल, यानी एक त्रिभुज का इसमें भी 90 उसमें भी 90। हाइपोटोनस मतलब दोनों का कर्ण बराबर होगा, और को एक साइड को आप ले लीजिए, ये बराबर हो गया। दोनों त्रिभुज फिर से सर्वांगसम हो गए। आइए देखते हैं, पुनः प्रमाण हम लेते हैं दोनों त्रिभुज में। प्रमाण लेना है, परिणाम नहीं करना, ठीक है ना। तो आ जाइए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या कहा मैंने? तो सबसे पहले R है, तो देखिए कोण B, इसमें कौन सा कोण है? E है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। ये आपका R हो गया। आ जाइए, H कह रहा है, तो H कौन सा है? इसमें AC है जी। इस त्रिभुज में AC, तो उस त्रिभुज में क्या है? DF। इसको कर्ण कहते हैं, दैट मीन्स ये H हो गया।
और आ जाइए एस, तो आप किसी भी एक और भुजा को ले सकते हैं। चलिए हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो आ जाइए आप किसका, BC इक्वल टू EF। ये क्या हो गया आपका, S हो गया। अगर इतनी बातें सच में हैं, अगर ये बातें हैं, ये दोनों त्रिभुज में इतनी सारी बातें अगर हैं, तो निश्चित है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF किस अभिग्रह से, RHS से। ये आखिरी कसौटी क्या था, राइट हाइपोटेनस और साइड, यानी समकोण, कर्ण और एक भुजा। अगर किसी त्रिभुज के कर्ण, समकोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी कर्ण तदनुरूपी ही होगा। देखिए अब एक त्रिभुज में दो कर्ण नहीं होगा, अगर इसका एक कर्ण है तो उसका कर्ण भी एक ही होगा। समकोण भी इसका देखिए तदनुरूपी, इसमें थोड़ा सा गौण किया जा सकता है। अब इसमें 90 डिग्री है तो इसका एक के वो 90 डिग्री दूसरे त्रिभुज में होगा, दूसरे वो तो नहीं होगा। क्लियर है ना। तो जाहिर है इसका भी एक 90 तो इसका 90, और एक तदनुरूपी भुजा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। भुजा हम तदनुरूपी कहेंगे, जो भुजा हम इसमें लेंगे वही भुजा इसमें लेंगे, ठीक है। अब जाहिर है ये कर्ण तो ऑलरेडी इंगेज हो चुका था, या तो हम इस भुजा को ले सकते थे या तो हम इस भुजा को, दो ही भुजा मेरे पास अब बचता था, तो जाहिर है हम किसी एक भुजा को ले लिए, तो हम तदनुरूपी का इस्तेमाल भुजा में कहेंगे। तो कर्ण और समकोण और उस तदनुरूपी एक भुजा अगर दूसरे त्रिभुज का इतना अगर बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज भी आपका सर्वांगसम हो गया। सर्वांग समता में कुछ और नहीं है, इसी से रिलेटेड आपको लेसन में, मैथ्स में अगर कोई भी समस्या होगा तो फिर से आप हमसे संपर्क कीजिए। फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो थोड़ा सा कमेंट्स भी आप करें, अच्छा लगता है।